हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DU एज वेल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 1 की होने वाली है, BA प्रोग्राम की होने वाली है, जिसमें आपकी जो एजुकेशन है, हम लोग एजुकेशन को कवर कर रहे हैं। और ये जो आपकी एजुकेशन है, इसका नाम है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। अगर आपके पास भी ये एजुकेशन है तो ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर करवा रही हूँ विद आंसर। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देखिए, मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज हमारा चैप्टर 3 होने वाला है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपको मेरे साथ साथ जो सर की वीडियोस हैं वो भी प्रोवाइड हो जाती हैं, तो आप उनको भी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो हमारी अपकमिंग वीडियोस हों आप उन्हें देख पाएँ और अपनी जो स्टडी है उसे टाइम टू टाइम कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। जो हमारी चैप्टर नंबर 3 है, आज हम चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग करेंगे। ओके, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 का नाम है शिक्षा का स्वदेशी परिप्रेक्ष्य, गांधी और टैगोर की शिक्षा संबंधित पहलें। यानी हम इस चैप्टर में गांधी जी और टैगोर जी की जो शिक्षा संबंधित पहलें थी उनके बारे में और जो स्वदेशी परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है हमारा, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की सीमाओं और नकारात्मक प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और उन अंतर्निहित आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए जिसके कारण गांधी और टैगोर जैसे व्यक्तियों द्वारा समर्थित शिक्षा का स्वदेशी परिप्रेक्ष्य का उदय और प्रतीकात्मक रूप में हुआ। यानी जो उदय है वो एक तरह से प्रतीकात्मक रूप में हुआ था। इस बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। हम पहले देखेंगे प्रस्तावना के आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। इंट्रो में आप लिखेंगे, भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ शिक्षा प्रणाली में गहरा परिवर्तन आया। जब हमारे भारत में ब्रिटिश शासन आया तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी परिवर्तन हुए। पहले जहाँ शिक्षा का केंद्र गुरुकुल मदरसे और पारंपरिक संस्थान थे, यानी पहले जो शिक्षा थी उसके जो केंद्र थे वो गुरुकुल मदरसे या जो पारंपरिक संस्थान होते थे वो होते थे, वहीं ब्रिटिश शासन ने ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू की जिसका उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और संस्कृति में ढालना था। यानी इस भाषा या ये कहूँ ये जो शिक्षा थी ब्रिटिशों वाली, इसका उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और उनकी जो संस्कृति है उसमें ढालना था। इस नई शिक्षा नीति ने भारतीय समाज में अंग्रेजियत को श्रेष्ठता प्रदान की और हमारी परंपराएं, संस्कृति व आत्मनिर्भर शिक्षा प्रणाली को हाशिए पर धकेल दिया। यानी हमारी जो शिक्षा थी उसको छोड़कर जो अंग्रेजी है उसे प्रथम एक तरह से स्थान दिया या श्रेष्ठ माना, और जो हमारी परंपराएं थी, संस्कृति थी और जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी उसे एक तरह से खत्म होने के लिए छोड़ दिया। औपनिवेशिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को ऐसा क्लर्क वर्ग बनाना था जो ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र में सस्ते, श्रमिक और सहायक बन सके। यानी एक क्लर्क वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटिशों के आगे पीछे घूमे और उनके सस्ते पैसों पर या ये कहूँ सस्ते श्रम पर सारे कार्य कर दें। लेकिन इस प्रणाली ने भारतीय समाज की जड़ों को कमज़ोर किया, आत्मगौरव को ख़त्म किया और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को बढ़ा दिया। लेकिन ये जब प्रणाली आ गई इसने भारतीय जो समाज थी उसकी जो जड़ें थी उनको कमज़ोर किया और जो हमारी आत्मगौरव था उसको भी ख़त्म कर दिया और सामाजिक आर्थिक जो एक तरह से असमानताएं थी वो बढ़ने लगी। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख जो इसके भाग हैं उसमें आप किस तरह से जो बॉडी है या ये कहूँ जो मेन पॉइंट्स हैं वो किस तरह से लिखेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की सीमाएं और उद्देश्य, किस तरह से ब्रिटिश शासन द्वारा लागू की गई शिक्षा प्रणाली में मूल उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजी शासन के प्रति
ज्ञानकारी बनाना था, ना कि उन्हें सशक्त नागरिक बनाना इस प्रणाली में। यानी इन्हें अंग्रेजी तो सिखाना, बट इन्हें अज्ञानकारी रखना शासन के प्रति, यानी इन्हें ज़्यादा ज्ञान न देना और एक तरह से शासन में इनकी जो भागीदारी है या सशक्त है वो नहीं बनाना। इस प्रणाली में रखा गया था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा बनाई गई, जिससे अधिकांश भारतीय इससे वंचित रहे। यानी शिक्षा का माध्यम क्या रखा? अंग्रेजी रखा, जिससे बहुत सारे लोग जो थे वो वंचित रहे, क्योंकि समझ में ही नहीं आती थी। भारतीय इतिहास, संस्कृति और दर्शन की उपेक्षा कर यूरोपीय ज्ञान और इतिहास को प्रमुखता दी गई, यानी इसे बढ़ाया गया। शिक्षा का उद्देश्य रोजगार प्राप्त तक सीमित रह गया, जिससे शिक्षा का वास्तविक चरित्र नष्ट हो गया। यानी देखिए, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोजगार प्राप्त करना रह गया और वास्तव में जो शिक्षा होती है वो उसका जो चरित्र था वो एक तरह से नष्ट हो गया, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य कभी भी बस रोजगार प्राप्त करना नहीं होता। इस शिक्षा से उत्पन्न वर्ग अपनी संस्कृति से कट गया और अंग्रेजी शासन के प्रति मानसिक रूप से आश्रित हो गए। यानी अंग्रेजी जो शासन थे, अब उनके लिए हम लोग मानसिक यानी अपने दिमाग से भी आश्रित हो गए, उन पर डिपेंड हो गए थे। इससे भारतीय समाज में दो वर्ग बने, एक अंग्रेजी शिक्षा उच्च वर्ग और दूसरा अशिक्षित जनसाधारण। यानी ऐसे दो वर्ग बन गए, एक ऐसा वर्ग जो शिक्षित था, उच्च वर्ग बन गया, और एक ऐसा वर्ग जो अशिक्षित था और वो निम्न वर्ग रह गया। यह विभाजन औपनिवेशिक सत्ता के लिए लाभदायक रहा, यानी इस विभाजन ने औपनिवेशिक सत्ता को एक तरह से हेल्प की। नेक्स्ट अब हम देखेंगे औपनिवेशिक शिक्षा के नकारात्मक प्रभाव। यानी जो औपनिवेशिक शिक्षा थी इसके क्या नकारात्मक प्रभाव रहे, तो पहला आप देखेंगे संस्कृति और परंपराओं का किस तरह से जो संस्कृति और परंपराएं हैं उनका ह्रास हुआ। इसमें आप लिखेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो नैतिकता, आत्म अनुशासन और आध्यात्मिकता थी उसे अंग्रेजी शिक्षा ने नज़रअंदाज किया। भारतीय भाषाओं, साहित्य और दर्शन को पिछड़ा कर दिया गया, यानी जो भारतीय संस्कृति है, परंपराएं हैं, उन्हें एक तरह से पीछे कर दिया और जो हमारी चीज़ें हैं उन्हें नज़रअंदाज करके सिर्फ अंग्रेजी जो चीज़ें हैं उन्हें ही बढ़ाया गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आत्मगौरव का संरक्षण किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे ब्रिटिश नीति ने भारतीयों में यह भावना बढ़ा दी कि पश्चिमी सभ्यता श्रेष्ठ है और भारतीय संस्कृति पिछड़ी हुई है। इस मानसिक गुलामी ने आत्मविश्वास को कमज़ोर कर दिया, यानी इन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया कि हम लोग जो हैं वो पिछड़े हुए ही हैं और वो लोग जो हैं वो श्रेष्ठ हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक असमानता का विस्तार किस तरह से। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग शासन और नौकरियों में स्थान पाने लगे, जबकि ग्रामीण और निम्न वर्ग पीछे रह गए। यानी जिसे अंग्रेजी आ गई उन्हें इन्होंने शासन और नौकरी में स्थान दे दिया और जो ग्राम वाले और निम्न हैं उन्हें पीछे छोड़ दिया, जिससे शिक्षा सामाजिक विभाजन का साधन भी बनी। इसी वजह से समाज जो है वो विभाजित हो गया। व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा का अभाव किस तरह से। पारंपरिक शिक्षा में कारीगर, कृषि, कला और हस्तकला को महत्व दिया गया, लेकिन औपनिवेशिक शिक्षा ने इन सभी को महत्वहीन बना दिया। यानी जो हमारी पारंपरिक शिक्षा थी उसमें जो कारीगर हैं, कृषि है, कला है और जो हाथ की कला है, इन सभी को महत्व दिया जाता था, ये सिखाई जाती थी स्टूडेंट को। बट जो औपनिवेशिक शिक्षा आई उन्होंने इन सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया और एक तरह से इनके महत्व को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक दृष्टि से हानिकारक किस तरह से। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली ने आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया। शिक्षा रोजगार नहीं दे रही थी, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वदेशी शिक्षा दृष्टिकोण की आवश्यकता का उदय किस तरह से। औपनिवेशिक शिक्षा ने इन दुष्प्रभावों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में स्वदेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यानी इसके बाद में जो स्वदेशी शिक्षा है उसकी जो कमी है वो महसूस की जाने लगी। यह शिक्षा भारतीय जीवन, संस्कृति, नैतिकता और आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि एक सजग, आत्मनिर्भर और नैतिक समाज का निर्माण भी करना था, ताकि जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं वो सजग हो सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है, गांधी और टैगोर जैसे महान विचारकों ने इसी आवश्यकता को समझते हुए स्वदेशी शिक्षा का मार्ग सुझाव दिया या मार्ग को खोलने का प्रयास किया, ताकि जो एक तरह से आत्मनिर्भरता है वो बढ़ सके। महात्मा गांधी की शिक्षा दृष्टि नई तालीम या बेसिक एजुकेशन, ये महात्मा गांधी की शिक्षा दृष्टि थी। गांधी जी का
मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल मस्तिष्क का नहीं बल्कि हृदय, मस्तिष्क और हाथ तीनों का विकास होना चाहिए। उन्होंने श्रम को शिक्षा का अंग बनाकर निर्भरता पर बल दिया। यानी इन्होंने कहा कि शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मस्तिष्क यानी दिमाग का यूज़ करो, नहीं, जो हमारा हृदय है, मस्तिष्क है और हाथ है, इन तीनों का प्रयोग करके कुशल बनो और आत्मनिर्भर बनो, यही इन्होंने शिक्षा बताई। प्रमुख जो विशेषताएं हैं इनकी शिक्षा की, इसमें आप लिखेंगे शिक्षा को स्थानीय उद्योग जैसे कि कताई, बुनाई, कृषि, बड़ीगिरी आदि से जोड़ा गया। और नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मातृभाषा में शिक्षा, ताकि सभी लोग समझ सकें। नैतिक मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा और सहयोग की जो शिक्षा है वो भी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे ग्रामीण समाज के आर्थिक विकास को शिक्षा से जोड़ा गया। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शिक्षा को आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाया गया, यानी जो शिक्षा है उसे आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाया गया। अब आप इसमें देखेंगे गांधी जी की शिक्षा प्रणाली काम के द्वारा सीखने पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारतीयों को सशक्त बनाना था, ताकि जो व्यक्ति हैं वो कर कर सीखें। ऐसा नहीं है सिर्फ सीख रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा दृष्टि जो है उनकी शांति निकेतन मॉडल, किस तरह से इन्होंने शांति निकेतन मॉडल पर अपनी शिक्षा नीति दिखाई थी या दी थी। इसमें आप देखेंगे टैगोर शिक्षा को रचनात्मक, स्वतंत्र और प्रगति के साथ सामंजस्य का माध्यम मानते थे। उन्होंने औपचारिक शिक्षा की कठोरता को नकारते हुए अनुभव आधारित, कला केंद्रीकृत और प्रकृति से जुड़ी शिक्षा का समर्थन किया, ताकि जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएं और अपनी जो प्रकृति है और जो शिक्षा है उसको कनेक्ट कर पाएं। अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो शिक्षा में स्वतंत्रता और सृजनशीलता पर बल दिया गया। प्रकृति के बीच खुला वातावरण जहाँ विद्यार्थी अनुभव से सीखें, यानी जो प्रकृति है उसमें विद्यार्थियों को सीखने की जगह दी जाए। वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भारतीय संस्कृति मूल्यों का समन्वय भी होना चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नैतिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास को समान महत्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच स्नेहपूर्ण संबंध होना चाहिए, तभी जो बच्चा है वो अच्छे से सीख पाता है। उनकी संस्थाएं शांति निकेतन इसी दृष्टिकोण का प्रतीक बनी, जहाँ शिक्षा को जीवन का उत्सव मनाया जाता था या मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे गांधी और टैगोर की शिक्षा दृष्टिकोण में समानताएं और अंतर, क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर हैं। अगर इनकी समानताएं की बात करें तो दोनों भारतीय संस्कृति आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता पर आधारित शिक्षा के पक्षधर थे। दोनों ही इनका समर्थन करते थे। दोनों ने अंग्रेजी केंद्रीय शिक्षा का विरोध किया था। दोनों का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास था, ताकि व्यक्ति जो है वो विकास कर सके और आगे बढ़ सके। अब हम देखेंगे अंतर की बात करें तो गांधी का ध्यान श्रम और ग्रामीण जीवन से जुड़े आत्मनिर्भर शिक्षा पर था। अगर टैगोर की बात करें तो टैगोर का ध्यान रचनात्मक, कला और प्रकृति के माध्यम से मानवता के विकास पर था। ठीक है, ये दोनों इसमें डिफरेंस हो जाते हैं। चलिए अब हम देखेंगे निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष में आप लिखेंगे ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली ने भारतीय समाज को पश्चिमी मानसिकता की ओर मोड़ दिया और उससे आत्मगौरव से वंचित किया। यानी जो हमारी पश्चिमी शिक्षा आई थी उसने मानसिकता को कमज़ोर किया और जो आत्मगौरव था उसे ख़त्म किया। परंतु इस ही पृष्ठभूमि में स्वदेशी शिक्षा दृष्टिकोण का उदय भी हुआ, जिससे शिक्षा को जीवन से जोड़ने का प्रयास किया। गांधी और टैगोर दोनों ने यह सिद्ध किया कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि मनुष्य का समग्र विकास है। यानी शिक्षा का उद्देश्य कभी भी ज्ञान अर्जन करना नहीं, यानी ज्ञान लेना नहीं, बल्कि जो मनुष्य है उसका समग्र विकास होता है, ताकि उसका विकास हो सके। ऐसा विकास जो उसे आत्मनिर्भर, संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से सजग नागरिक बना सके, ऐसा विकास होता है। स्वदेशी शिक्षा की यह धारा आज भी भारत की नई शिक्षा नीति और समाज निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि आज भी ये हमें प्रेरित करती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी की नई तालीम यानी जो बुनियादी शिक्षा है बेसिक एजुकेशन की अवधारणा का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आपको इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है, जिसमें आपको 3H सूत्र यानी मानसिक, हृदय और हाथ, यानी जो हमारा हाथ होता है, कि एकीकरण पर जोर दिया गया हो।
यह शिल्प केंद्रीय मॉडल आत्मनिर्भरता और चरित्र निर्माण कैसे बढ़ावा देना चाहता है, इस पर आपको चर्चा करनी है कि किस तरह से जो आत्मनिर्भरता है, चरित्र निर्माण है, उसको बढ़ाता है। जो हमारा गांधी जी द्वारा 3H जो सूत्र दिया गया है उसके माध्यम से। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसकी जो इंट्रोडक्शन है यानी प्रस्तावना है उसमें आप लिखेंगे, महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक गहरी क्रांति लाने का प्रयास किया। उन्होंने नई तालीम या बुनियादी शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की जिसका मूल उद्देश्य ऐसी नागरिक तैयार करना था जो आत्मनिर्भर हों, नैतिक मूल्य से युक्त हों और अपने श्रम का सम्मान करें। यानी हर चीज़ में वो एक तरह से आत्मनिर्भर हों, किसी पर डिपेंड ना हो। गांधी जी का विश्वास था कि जो शिक्षा है वो सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि हमारे जो जीवन है उसको सीखने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। हमारी शिक्षा, वह शिक्षा को मानसिक, हृदय और हाथ इन तीनों के समग्र विकास से जोड़ते थे जिससे उन्होंने 3H सूत्र कहा और इसी को इन्होंने 3H सूत्र कहा। यह शिक्षा मॉडल व्यक्ति को न केवल बौद्धिक रूप से सक्षम बनाना चाहती थी बल्कि उसे व्यवहारिक जीवन, सामाजिक संवेदना और नैतिकता के साथ भी जोड़ना चाहती थी ताकि एक तरह से जो व्यक्ति है वो अपना विकास कर सके। 3H किस तरह से, माइंड या ये कहूँ मस्तिष्क, हृदय और हैंड, इन्हीं को 3H कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे 3H यानी 3H जो सूत्र है, मस्तिष्क, हृदय और हाथ एकीकरण। किस तरह से, गांधी जी नई तालीम का मूल आधार 3H यानी 3H सूत्र था जिसमें हमारा हेड यानी मस्तिष्क, हृदय यानी हार्ट और हैंड यानी हाथ, इन तीनों का यूज़ किया गया था। अगर मस्तिष्क की बात करें यानी हेड की बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य केवल रटना नहीं बल्कि सोचना, समझना और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना है। सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं होता। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच और व्यवहारिक बुद्धि विकसित करे ताकि जो बच्चा है वो अपनी बुद्धि का यूज़ करके सोच विचार कर सके। हृदय की बात करें तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा में भावनात्मक और नैतिक विकास ही उतना ही ज़रूरी है। शिक्षा का काम प्रेम, करुणा, सहानुभूति, सत्य और अहिंसा के जैसे मूल्यों को जीवन में उतारना है। यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो प्रेम हो गया, करुणा हो गया, सहानुभूति हो गया, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, ऐसे जो एक तरह से मूल्य हैं उन्हें जीवन में उतारना है। अगर हाथ की बात करें यानी हैंड की, शिक्षा में श्रम का समावेश सबसे बड़ा नवाचार था। उन्होंने कहा कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह विद्यार्थियों को किसी उपयोगी कार्य या शिल्प से जोड़ें, जैसे कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी, खेती आदि ऐसे कार्यों से जोड़ेंगे तभी जो शिक्षा है वो अच्छे से बढ़ पाएगी। इस प्रकार 3H सूत्र व्यक्ति के बौद्धिक, भावनात्मक और व्यवहारिक विकास को एकीकृत करता है जिससे शिक्षा जीवन उपयोगी बनती है और इसी से जो हमारी शिक्षा है वो जीवन उपयोगी बन जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिल्प केंद्रीय शिक्षा का ही अवधारणा। यानी जो शिल्प केंद्रीय शिक्षा है इसकी क्या अवधारणा है। नई तालीम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका शिल्प केंद्रीय होना था। गांधी जी का मानना था कि काम ही शिक्षा है, यानी जो भी हमारा काम है वही हमारी शिक्षा है। शिक्षा का माध्यम कोई ऐसी उत्पादक कार्य होना चाहिए जिससे विद्यार्थी सीखते हुए कुछ संरचनात्मक कार्य भी कर सकें, वही हमारी शिक्षा में कार्य हो जाता है। अगर हम उदाहरण स्वरूप देखें तो चरखा चलाना, खेती करना, बुनाई, सिलाई जैसे कामों के माध्यम से वह सीखते हैं या कुछ भी नई चीज़ करते हैं। इन कार्यों से बच्चों में श्रम के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सम्मान की भावना तभी आती है जब हमें पता होता है कि वो कार्य कितना कठिन है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा में प्राप्त वस्तुएं स्थानीय उपयोग के लिए हो ताकि स्कूल की आत्मनिर्भरता बन सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे यह विचार शिक्षा को केवल सैद्धांतिक न रखकर व्यवहारिक बनाता, जिससे बालक अपने समाज में उत्पादन प्रक्रिया से जोड़ सकते हैं या फिर जुड़ते हैं, जिससे जो उत्पादन प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे आत्मनिर्भरता का विकास किस तरह से। गांधी जी की अनुसार शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है। वह नहीं चाहते कि
विद्यार्थी केवल नौकरी के लिए तैयार हों, बल्कि ऐसे व्यक्ति बने जो अपने कौशल और श्रम से जीवन यापन कर सके। ऐसा नहीं है कि अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो उसकी शिक्षा वेस्ट चली जाए। इसमें आप लिखेंगे स्कूलों में बच्चों को ऐसा काम सिखाया जाए जिससे वह अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता स्वयं पूरी कर सकें। यानी उन्हें शुरू से ही एक तरह से मोटिवेट किया जाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों की आर्थिक निर्भरता घटेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा उत्पादन से जुड़ने के कारण आर्थिक दृष्टि से भी विद्यालय आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार नई तालीम ने शिक्षा को अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का प्रयास किया ताकि जो शिक्षा है आत्मनिर्भर बन सके। अब हम देखेंगे चरित्र निर्माण और नैतिक विकास। किस तरह से गांधी जी शिक्षा को मस्तिष्कीय विकास का साधन नहीं मानते। उनके अनुसार चरित्र का निर्माण ही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। यानी जो हमारा करैक्टर होता है उसका निर्माण ही हमारी शिक्षा को दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति है जो गाली गलौज करता है, जो उल्टे सीधे वर्ड्स का यूज़ करता है, दैट मीन्स वो हम ही खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ वो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो हमें वेल बिहेव करना, उल्टी सीधी बातें बोलना, गाली देना, इन सभी से रोकती है। ठीक है, उन्होंने सत्य, अहिंसा, सेवा, सहनशीलता, अनुशासन जैसे मूल्यों पर आधारित शिक्षा का पक्ष लिया, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो हमें सत्य, अहिंसा, सेवा और सहनशीलता और अनुशासन सिखाती है। विद्यार्थियों को केवल ज्ञानवान नहीं बल्कि नैतिक दृष्टि से मजबूत नागरिक बनाना इसका लक्ष्य है, ताकि जो व्यक्ति है वो मजबूत हो सके नैतिक दृष्टि से। उन्होंने शिक्षा में जीवन मूल्य प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया ताकि विद्यार्थी अच्छे इंसान बन सकें। ठीक है, नई तालीम इस दृष्टि से नैतिक और आध्यात्मिक दोनों ही आयामों को छूती है। यानी जो नई तालीम है वो इन दोनों को ही छूने का प्रयास करती है, यानी इन दोनों को ही बढ़ावा देती है। नेक्स्ट अब हम देखें ग्राम केंद्रीय दृष्टिकोण और समाज से जुड़ाव। किस तरह से गांधी जी की शिक्षा योजना ग्राम जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ी है। यानी जो गांधी जी की शिक्षा योजना है वो ग्राम जीवन से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत का वास्तविक जीवन गांवों में बसता है, इसीलिए शिक्षा भी गांवों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि जो गांव है वो भी बढ़ सके। विद्यालयों में खेती, पशुपालन, कारीगरी जैसे स्थानीय ज़रूरतों से प्रशिक्षण दिया जाए ताकि जो बच्चे हैं वो ये सारी चीज़ें सीख सकें। इस प्रकार विद्यार्थी अपने समुदायों की भलाई से सीधे जुड़ते हैं और शिक्षा समाज उपयोगी बनती है। जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी ये जो एक तरह से स्टूडेंट है वो सारी चीज़ें सीख लेता है तो वो समाज में भी सहयोगी बन जाता है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को सशक्त बनाने का एक माध्यम बन जाता है। यानी ये जो है एक माध्यम के रूप में हम इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मातृभाषा और प्रयोगात्मकता का महत्व। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। विदेशी भाषाओं में शिक्षा बच्चों की रचनात्मकता और आत्मविश्वास को कम करती है, इसीलिए मातृभाषा का उपयोग होना चाहिए। उन्होंने व्यवहारिक पर जोर देते हुए कहा, क्या कहा, शिक्षा का हर भाग जीवन से संबंधित होता है। यानी जो भी हमारी शिक्षा होती है उसका हर भाग हमारे जीवन से संबंधित होता है। बच्चे अपनी भाषा को सोचें, समझें और अभिव्यक्त करें, तभी तो बच्चे अपनी चीज़ों को समझ पाएंगे। शिक्षण विधि ऐसी हो कि बालक करे सीखे, यानी शिक्षा अनुभव पर आधारित होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो खुद कर सीख सके। इससे न केवल सीखने की प्रक्रिया सरल होती है बल्कि विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और पहचान भी मजबूत होती है। यानी जो विद्यार्थी होते हैं उनकी जो आत्मविश्वास होता है वो भी मजबूत हो जाता है, उनके अंदर ये भावना आ जाती है कि हम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नई तालीम की सीमाएं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से। किस तरह से, यद्यपि नई तालीम अत्यंत दूरदर्शी विचार था परंतु इसके व्यवहारिक क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां रहीं। यानी इसमें कुछ चुनौतियां भी थीं। कौन? ग्रामीण शिल्पों पर अत्यधिक निर्भरता ने औद्योगिक युग की आवश्यकताओं को अनदेखा किया। यानी जो इनकी ये जो एक तरह से विचार था उसने ग्रामीण चीज़ों पर तो ध्यान दिया, पर जो औद्योगिक चीज़ें थी, औद्योगिक युग था, उसे एक तरह से अनदेखा कर दिया। आधुनिक विज्ञान और तकनीक शिक्षा को पर्याप्त स्थान नहीं मिला। सभी स्कूलों में समान रूप से हस्तशिल्प आधारित शिक्षा लागू करना कठिन हो गया था। श्रम केंद्रित शिक्षा को समाज
हाथ का काम समझकर निम्न समझा गया, यानी जो श्रम केंद्रित शिक्षा है उसमें हाथ का काम समझकर उसे निम्न यानी निचला मान लिया गया। फिर भी इन आलोचनाओं के बावजूद नई तालीम ने शिक्षा को सामाजिक उद्देश्यों और मानवतावादी दृष्टिकोण को पुनर्जीवित किया, यानी इन सभी के बावजूद भी शिक्षा को इसने बढ़ाया। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, महात्मा गांधी की नई तालीम भारतीय शिक्षा दर्शन का एक जीवित उदाहरण है, जिससे शिक्षा को जीवित, श्रम, नैतिक और समाज से जोड़ा गया, यानी इसने जो श्रम है, नैतिकता है, उसे समाज से जोड़ा। 3H सूत्र के माध्यम से उन्होंने यह बताया कि वास्तविक शिक्षा वही है मस्तिष्क को ज्ञान दे, हृदय को हृदयशील बनाए और हाथ को कर्मशील बनाए, वही हमारी रियल एजुकेशन होती है। यह शिक्षा न केवल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि इसमें सहयोग, सेवा और मानवता की भावना भी विकसित करती है। यद्यपि इसका पूर्ण क्रियान्वयन कठिन था, फिर भी गांधी जी की यह अवधारणा आज भी शिक्षा में मानवीय मूल्य, कार्यकुशलता और नैतिकता को जीवित रखने के लिए प्रेरणा देती है, यानी आज भी ये हमें प्रेरित करती हुई दिखाई देती है। नई तालीम का सार यह है कि शिक्षा वह है जो जीवन से जुड़ी हो और जीवन के लिए उपयोगी हो, यानी वही शिक्षा है जो जीवन से जुड़ी हो और जीवन से उपयोगी हो, यानी जीवन में वो यूज़ आए। आई होप आपको यहाँ तक ये सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। ओके, एंड फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। एंड आप हमारे जो ऐप है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL, इस ऐप को डाउनलोड करके ये सारे ही जो फीचर्स हैं आप इसे देख सकते हैं और अपनी स्टडी को और भी ईजी बना सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप अपनी जो सोल की बुक्स हैं और हमारे नोट्स हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है, अपडेट हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, इन सभी को देख सकते हैं। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा एंड आप प्ले स्टोर से भी इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।